हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपन पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस है कि ये जो टॉपिक है आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बेसिक फंडामेंटल के तहत इस टॉपिक को हम समझेंगे, गहराई तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु, जो हमारा पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने दक्षिणी अमेरिका का राजनीतिक मैप के बारे में बता दिया था और आपसे कहा भी था कि जो सेकंड वीडियो आएगा वो हमारा प्राकृतिक मैप का आएगा और इसी के तहत अपन आज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। इस महाद्वीप की लोकेशन के बारे में देखें तो देखिए, ये महाद्वीप है पूर्ण रूप से 100% पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है और इसका अधिकतर हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। कुछ हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। भूमध्य रेखा है जो विषुवत रेखा है, इस महाद्वीप के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जा रही है। वहीं मकर रेखा है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से होकर जा रही है। ब्राजील एक ऐसा देश है जिनसे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों जा रही है। इस महाद्वीप की जलवायु की बात करें तो इस महाद्वीप के अंदर कई प्रकार की जलवायु मिलती है। आप देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास विषुवतीय जलवायु मिलती है और इसके दोनों ओर सवाना जलवायु मिलती है। यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु मिलती है। यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है जहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल है। और जो चिली की बात करें, इस महाद्वीप के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चिली से पूछे जाते हैं और ये सिविल सेवा के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं चिली से रिलेटेड कि चिली एक ऐसा देश है कि यहाँ पर 3 प्रकार की जलवायु मिलती है। कारण चिली एक लंबा है। देखिए, उनका अक्षांशीय विस्तार है वो ज्यादा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चिली एक लंबी रेखा के रूप में फैला हुआ है। तो देखिए, चिली की जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ हिस्सा है, वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु सीबी मिलती है और चिली मध्य चिली के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। वहीं उत्तरी चिली के अंदर मरुस्थलीय जलवायु BHW मिलती है। तो इस प्रकार से इस महाद्वीप के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। अपन ये पढ़ेंगे कि किस भाग के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है, इसके पीछे कारण, ये जलवायु उस स्थान पर मिलती है तो मिलती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा, उस क्षेत्र पर उस जलवायु का प्रभाव क्या है। इन 2 तथ्यों पर अपन चलेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहला हमारा यह रहेगा कि अमुक क्षेत्र के अंदर जो जलवायु मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे मध्य चिली है, मध्य चिली के अंदर भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु मिलती है। तो क्यों मिलती है, पहला क्वेश्चन वो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये देखेंगे कि रूम सागरीय जलवायु का प्रभाव क्या है मध्य चिली के ऊपर। इन 2 चीजों पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विषुवतीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु, देखिए ये नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर मिलती है। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ओर मिलती है। कुल मिला के 20 अक्षांशों में इसका विस्तार होता है। इस प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सुहानी वर्षा होती है, पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु मिलती है, सदाबहार वन मिलते हैं। इस महाद्वीप की बात करें तो अमेजन बेसिन के अंदर इस प्रकार की जलवायु मिलती है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। लंबी नदी तो है नील नदी, लेकिन बड़ी नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से, पानी के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी बेसिन के अंदर विषुवतीय जलवायु मिलती है। यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं। अमेजन के वनों को लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं। अमेजन के घने जंगल को
लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रजातियों के सदाबहार वृक्ष हैं। पूरी दुनिया के 55% वृक्ष यहाँ अकेले अमेजन नदी के अंदर हैं, अमेजन नदी बेसिन के अंदर हैं। पूरी दुनिया की बात करें, पूरे पृथ्वी पर जितने वन हैं उनका 55% हिस्सा तो केवल अमेजन बेसिन के अंदर है। इसलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैंने लिखा है ये जलवायु अमेजन द्रोणी के अंदर मिलती है। 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों इस साइड में 10 अक्षांश, उत्तरी की ओर और दक्षिण की ओर अक्षांश, कुल मिलाकर 20 अक्षांशों के अंदर इस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। और यहाँ की जलवायु आर्द्र और उष्णीय जलवायु होती है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पूरे वर्ष साल भर वर्षा होती रहती है और सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ की जो अमेजन बेसिन के अंदर जो वन मिलते हैं, उन वनों को, सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सेलवास के वन कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया है प्लीज दोस्तों कि सेलवास के वन कहाँ मिलते हैं? अमेजन बेसिन के अंदर सेलवास के वन मिलते हैं। या इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेलवास के वन कहाँ मिलते हैं? अमेजन बेसिन में मिलते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर अमेजन बेसिन के अंदर एक पेड़ मिलता है वालसा। उसकी जो लकड़ी होती है दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज कर देगा कि अमूमन यही एक सिद्धांत होता है कि उष्ण प्रदेश के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी लकड़ी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा पेड़ मिलता है वालसा, जिसकी लकड़ी दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी, ये अपवाद स्वरूप है। और जनरल नियम तो यही है कि शीत और शीतोष्ण प्रदेश के जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनकी लकड़ी क्या मिलती है? उनका जो कास्ट होता है क्या होता है? सॉफ्ट होता है, नरम होता है और हल्का होता है। वहीं उष्ण प्रदेश और जो उपोष्ण प्रदेश है, उनकी उन क्षेत्र के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है और भारी होती है। लेकिन इस नियम को अपवाद स्वरूप तोड़ते हुए अपवाद के रूप में वालसा नामक एक पेड़ मिलता है, जिसकी लकड़ी बहुत ही हल्की होती है। परीक्षा के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? वालसा लकड़ी का ध्यान देना है, सेलवास का वन है उनका ध्यान देना है। तीसरा क्या ध्यान देना है? यहाँ पर लंग्स ऑफ अर्थ है, उनका आपको ध्यान देना है। चौथा देखिए, जो ये प्रदेश है, इस वाला भाग का प्रदेश है, यहाँ पर ये रबड़ वृक्ष का मूल स्थान है। जो रबड़ के जो वृक्ष हैं उनका मूल स्थान, पैतृक स्थान है, वो अमेजन बेसिन है। हालांकि वर्तमान के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस प्रदेश के अंदर रबड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो रबड़ से जो लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, उनके मामलों में विश्व के अग्रणी देशों में आ जाता है। लेकिन प्राचीन बात करें अपन कि पैतृक स्थान कौन सा है, कोई भी पौधा होता है उसका पैतृक स्थान होता है, तो रबड़ का पैतृक स्थान कौन सा है? अमेजन बेसिन है। ये भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो चलिए आगे आते हैं सवाना जलवायु। देखिए, जो हमारी जो ये विषुवतीय जलवायु है कहाँ मिलती है? 0 से 10। आगे आती है सवाना जलवायु। जहाँ भी सवाना नाम आ जाए तो वहाँ देख लेना आप, वहाँ घास के मैदान मिलते हैं। हमेशा सवाना जलवायु के अंदर घास का मैदान मिलते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? वर्षा कम होना है। देखिए, सवाना जलवायु 10 से 20 के मध्य, दोनों ओर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से लेकर 20, यहाँ पे 10 से 20 और यहाँ पर भी 10 से 20 अक्षांशों के मध्य सवाना जलवायु मिलती है। इसकी विशेषता देखिए, यहाँ पर क्या विशेषता होती है सवाना जलवायु की? यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, वर्षा सामान्य होती है और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है और आर्द्र जलवायु मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं सवाना जलवायु के अंदर। उन घास के मैदानों को जो ब्राजील के अंदर जो कहाँ मिलती है सवाना जलवायु, ये पूरा ब्राजील हाईलैंड है, यानी ब्राजील का पठार है। जो ब्राजील का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, यानी ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर सवाना जलवायु मिलती है। और यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, इस जलवायु के अंदर घास के मैदान होते हैं, उनको कैंपोस कहते हैं। आपको यही याद करना है कैंपोस क्या है। यानी ब्राजील के अंदर
मिलने वाले घास के मैदान हैं, उनको कैंपस कहते हैं। इसी घास के मैदान के अंदर कहीं कहीं आपको कंटीली झाड़ियां भी देखने को मिलेगी, उन्हें क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। तो परीक्षा के अंदर यह भी पूछा गया है कि कटिंगा क्या है। कटिंगा ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर कंपोस्ट घास के मैदान में कहीं कहीं मिलने वाली कंटीली झाड़ियां हैं। तो इस प्रकार की जलवायु, सवाना जलवायु यहाँ भी मिलती है। तो इस भाग के अंदर जो देखिए, ये कौन सा हाईलैंड है? गुयाना हाईलैंड है, यानी गुयाना का पठार है। जो गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और कुछ वेनेजुएला के अंदर फैला हुआ है। इस गुयाना हाईलैंड और वेनेजुएला के अंदर एक नदी बहती है, ओरिनिको नदी। तो ओरिनिको नदी बेसिन और गुयाना हाईलैंड के अंदर भी सवाना जलवायु मिलती है और यहाँ भी घास के मैदान मिलते हैं। लेकिन इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। देखिए, यहाँ मिलने वाले जो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो सवाना जलवायु है, वहाँ घास के मैदानों को लानोस कहते हैं। वहीं भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील के अंदर घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं। यह आ गया देखिए 10 से 20 लानोस, कंपोज, कटिंगा। एक नाम आता है येरुआ। ये सिविल सेवा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, येरुआ क्या है? देखिए, येरुआ क्या होता है कि सवाना जलवायु के अंदर ब्राजील का जो हाईलैंड है, ब्राजील के पठार है, इसी सवाना क्षेत्र के अंदर कंपोस्ट के घास के मैदान के अंदर एक येरुआ वनस्पति मिलती है। उनकी पत्तियों को चाय के रूप में काम में लेते हैं। जिस प्रकार से हम चाय बनाते हैं, मतलब चाय की पत्तियां होती हैं हमारे यहाँ पर, और चाय की पत्तियों को चाय जो बनकर आती है उनसे हम चाय पीते हैं, उसी प्रकार से उन पत्तियों को सुखाकर और पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, चाय के रूप में। ये भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। और कहाँ मिलता है दोस्तों? कैंपोस में मिलता है येरुआ। ध्यान देना, येरुआ। अगला आता है मरुस्थलीय जलवायु। जो मरुस्थलीय जलवायु होती है दोस्तों, देखिए, ये हमेशा मरुस्थलीय जलवायु 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है। मरुस्थलीय जो डेजर्ट जलवायु होती है, डेजर्ट क्लाइमेट है फ्रेंड्स, ये हमेशा, ध्यान दीजिए आप, मैं उष्ण डेजर्ट क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलती है, 20 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात कर रहा हूं। तो देखिए, मरुस्थलीय जलवायु दो प्रकार की होती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, शीत या शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। शीत या शीतोष्ण जो मरुस्थल है वो कहीं मिल सकते हैं, महाद्वीप के अंदर किनारों पर भी मिल सकते हैं, महाद्वीपों के अंदर भी मिल सकते हैं और काफी ऊंचाई पर भी मिल सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा लद्दाख है, लद्दाख का क्षेत्र क्या है? शीत मरुस्थल है। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल है। वहीं जो थर का मरुस्थल है, जो हमारे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, जो थर डेजर्ट है वो उष्ण मरुस्थल है का एग्जाम्पल है। वहीं लद्दाख है वो शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। तो देखिए, जो ये मिल रहा है, थर डेजर्ट मिल रहा है, मैंने कहा था कि हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर मिलता है ये। तो मरुस्थलीय जलवायु देखिए, उष्ण मरुस्थल यहाँ पर कहाँ मिलता है? ये यहाँ मध्य, देखिए चिली का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ चिली तब, ये पेरू का क्षेत्र है, कुछ हिस्सा पेरू का दक्षिणी हिस्सा और चिली का नॉर्थ हिस्सा, इस भाग के अंदर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है, जिनको थॉर्नवेट के संकेतांक BHW के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये 20 से 30 अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर देखिए, जो मरुस्थल मिलता है उसे कहते हैं अटाकामा का मरुस्थल। दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, वह क्षेत्र जहाँ सबसे न्यून वर्षा होती है दुनिया की, वही अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल के अंदर दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये कहाँ बढ़ता है? नॉर्थ चिली के अंदर पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका पेरू का भी आता है दोस्तों। अब ये तो हो गया। अब ये यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु मिली, तो मिली क्यों? ये देखिए, मैंने कारण बताया था क्यों मिलती है। इसके पीछे दो कारण है। देखिए, एक तो ये मकर रेखा के ऊपर स्थित है, मकर रेखा पर होने की वजह से ये अयनवर्तीय प्रदेशों में आ गया और अयनवर्तीय प्रदेशों में होने की वजह से हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, यानी उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वर्षा क्या होती है? न्यून होती है। टेम्परेचर क्या होता है? उच्च होता है।
और इस वजह से यहाँ पर एक मरुस्थलीय की स्थिति पैदा हो गई, मरुस्थल बन गया। दूसरा कारण देखिए, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है। वो ठंडी जलधारा का नाम है पीरू की ठंडी जलधारा या हेम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, जो उत्तर की ओर बहती है। यहाँ से लेकर यहाँ जो चिली और पीरू के तट पर बहती है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा बहने की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, वर्षा न्यून होती है। जो यहाँ पर जो BWH जलवायु पैदा हुई है, इसके पीछे दो कारण, एक तो मकर रेखा का अयनवर्तीय क्षेत्र जिनकी वजह से हाई प्रेशर है, दूसरा कारण है पीरू की ठंडी जलधारा। ये तो हो गए कारण। अब इन दोनों के कारणों की वजह से यहाँ पर प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यह हुआ इस क्षेत्र के अंदर कि यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु की उत्पत्ति हो गई और ये दुनिया का सबसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र बन गया और यहाँ पर लो बायोडाइवर्सिटी बनती है। एक क्वेश्चन आपको बीच इसके अंदर और बता देता हूँ। दुनिया के अंदर बहुत सारे मरुस्थल हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला कोई डेजर्ट आपको परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए, वो कौन सा है? थार डेजर्ट है। दुनिया के अंदर हमारे इंडिया में मिलने वाला थार डेजर्ट है दुनिया का सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट है। परीक्षा के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अब आगे आ गया देखिए शीतोष्ण। अब आगे आ गया शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब देखिए शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है, ये मिलती है अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना का जो ये वाला भाग है, ये दक्षिणी और पूर्वी वाला भाग है, तट के ऊपर, किनारे के ऊपर यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। और यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है, शीतोष्ण मरुस्थल या शीत मरुस्थल, उसका नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल। अब हो गया पैटागोनिया का मरुस्थल। ये पैटागोनिया का मरुस्थल बना तो बना क्यों, मैंने ये पहले बताया था। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे दो कारण है फ्रेंड्स। पहला कारण है फोकलैंड की ठंडी जलधारा। फोकलैंड की ठंडी जलधारा है, ये दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। यहाँ पर इसका नाम फोकलैंड क्यों पड़ा? फोकलैंड एक द्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर एक द्वीप है, ये फोकलैंड द्वीप, और इस पर यूके का राजनीतिक अधिकार है, यानी यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक अधिकार है। और इस महाद्वीप और जो ये है द्वीप, उनके मध्य से ये धारा प्रवाहित होती है। तो इस द्वीप के नाम पर इस धारा का नाम क्या पड़ गया? फोकलैंड धारा। और ये क्या है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने की वजह से इस प्रदेश के अंदर वर्षा क्या होती है? न्यून। पहला रीजन कि यहाँ पर पैटागोनिया का मरुस्थल बना तो बना क्यों? क्योंकि फोकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है। प्लीज ऐसे क्वेश्चन मित्रों आईएएस की परीक्षा के अंदर आते हैं, कथन और कारण वाले। कथन दे देते हैं, क्या कारण है कि अर्जेंटीना के अंदर दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर, कथन दे दिया कि कथन क्या आया कि अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर पैटागोनिया का शीत मरुस्थल मिलता है। कथन आ गया। कारण दे दिया, क्योंकि कारण नंबर 1, क्योंकि पैटागोनिया के किनारे पर फोकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है। नंबर 2, पछुआ हवाओं की वृष्टि छाया प्रदेश के प्रभाव में आता है। दो कारण दे दिए। अब ए बे सैदा आ गए। ए नंबर दे दिए 1, कथन और कारण दोनों सही हैं। बे कथन सही है, कारण गलत है। और से कथन सही है और कारण में 1 नंबर कारण सही है, 2 नंबर कारण गलत है। दे इनमें से कोई नहीं है। आपको कंफ्यूज कर देगा। आप कितना भी रटा लगा सकते हो मेरे मित्रों, कभी याद नहीं होगा जब तक हमारे पास बेसिक फंडामेंटल हमारी समझ में नहीं आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कभी भी याद नहीं होंगे मित्रों। ये केवल बेसिक फंडामेंटल याद होने पर ही होते हैं। तो देखिए इसके पीछे नंबर 1 कारण हमारा आ गया फोकलैंड की ठंडी जलधारा। दूसरा कारण यह होता है कि यहाँ पर कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से आने वाली पछुआ हवाएं होती हैं जो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस किनारे पर क्या है? विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। जब ये पछुआ हवाएं इस पर्वत से टकराती हैं तो एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करते हैं। यहाँ पर सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। लेकिन इसी एंडीज के जो पूर्वी तट पर वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से और हवाओं का नीचे की ओर अवतलन होने की वजह से हवा गर्म हो जाती है, उन आर्द्रता न्यून हो जाती है, जिनकी वजह से इस भाग के अंदर वर्षा न्यून होती है। दो कारण है मित्रों। अब देखिए हमारे यहाँ पर देखिए
आता है चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु जिसे CA कहते हैं, थोर्नवेट के संकेतांक के रूप में CA के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मित्रों कि चीन तुल्य जलवायु और रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु सेम अक्षांशों पर मिलती है। परीक्षाशील से प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जलवायु है जो कि सेम अक्षांशों पर मिलती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, देखिए ये मेरे पास मैं आपको एक एग्जाम्पल देखता हूं। देखिए ये मेरे पास रजिस्टर है, देखिए ये रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर ले लिया मैंने। तो ये महाद्वीप मानो आप, तो महाद्वीप मानो आप, तो महाद्वीप के जो देखिए यहाँ पर अक्षांश कौन से अक्षांश बताइए मैंने, 30 से 40। ये देखिए ये 30 डिग्री अक्षांश, ये 40 डिग्री। ये जो महाद्वीप का हिस्सा है वो 30 और 40 के बीच के अंदर आता है। तो इसके 30 और 40 अक्षांशों के मध्य वाला ये महाद्वीप का टुकड़ा है। और यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलेगी, चीन तुल्य जलवायु मिलेगी, CA जलवायु मिलेगी। वहीं महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर कौन सी जलवायु मिलेगी, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर रोम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर चीन तुल्य जलवायु, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर रोम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। दोनों सेम अक्षांशों पर मिलती है। कौन से अक्षांश, 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब तो ये तो आ गया आपके कि सेम अक्षांशों पर कौन सी जलवायु मिलती है, 30 और 40 के मध्य चीन तुल्य जलवायु और भूमध्य सागरीय। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो दोनों ये सेम अक्षांशों पर मिलती है, तो मिलती क्यों, और दोनों में दिन और रात का अंतर होता है मित्रों। जो चीन तुल्य जलवायु है 30 और 40 के बीच मिलती है, जो महाद्वीप के जो पूर्वी भागों में मिलती है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। वहीं जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ वर्षा होती है शीत ऋतु में। देखिए आप, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। वहीं भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या विशेषता होती है, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, दिन और रात का अंतर होता है। अब ये तो आपको हो गया। अब कारण क्या है, परीक्षाशील सेवा के अंदर तो कारण पूछते हैं, कथन और कारण। आप रटा तो लगा लोगे लेकिन कथन और कारण का आंसर नहीं दे पाओगे। क्या कारण है, अब ये देखिए आप कारण देखिए। यहाँ पर देखिए क्या चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति कैसी हुई। यहाँ पर कौन सा सागर है, महासागर है, अंध महासागर है। अंध महासागर से जब हवा आ रही है, अंध महासागर से जो हवा आएगी इस साइड के अंदर, यहाँ पर हवाएं आती हैं, तो सागर के ऊपर से आने की वजह से, सागर के ऊपर की आने की वजह से अपने साथ आर्द्रता लाती है और यहाँ इस भाग के अंदर क्या करती है, वर्षा करती है। वो अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और थोड़ी बहुत वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसकी वजह से यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं। चीन तुल्य जलवायु की वजह से घास के मैदान में, चीन तुल्य जलवायु कहाँ मिलती है, अर्जेंटीना का उत्तरी भाग, उरुग्वे का भाग। अर्जेंटीना का उत्तरी भाग है और उरुग्वे का भाग है, वहाँ पर CA जलवायु मिलती है और इनकी वजह से यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं। उन घास को मैदान क्या कहते हैं, पंपाज घास के मैदान। कौन से घास के मैदान, पंपाज। कहाँ मिलते हैं, अर्जेंटीना का उत्तरी भाग और उरुग्वे के अंदर पंपाज घास के मैदान, जहां पर गेहूं की कृषि की जाती है, साथ ही पशुपालन किया जाता है। ध्यान दीजिए, उरुग्वे के अंदर 90% आय का स्रोत क्या है, पशुपालन। उरुग्वे के अंदर 90% उस देश का आय का स्रोत पशुपालन है और मीट का निर्यात करता है। 90% मीट का निर्यात। दुनिया के अंदर सर्वाधिक मीट का निर्यात, मांस का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब से कह रहा हूं मैं, प्रतिशत से 90% के हिसाब से कौन सा है, उरुग्वे। ऐसा देश जिसकी 90% इकोनॉमिक किस पर डिपेंड करती है, मीट के निर्यात या मांस के निर्यात पर डिपेंड करती है, वो कौन सा है, उरुग्वे। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पंपाज घास के मैदान मिलते हैं। ये पंपाज घास का मैदान कौन सा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। ये देखिए कौन सा है, उष्ण घास का मैदान है। ये सवाना क्या है, सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपाज क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दिन और रात का अंतर है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना, पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ लंबी लंबी घास मिलती है, उन घास के ऊपर पशु पाले जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर उरुग्वे क्या है, सर्वाधिक मीट का एक्सपोर्ट करता है। और इसी भाग के अंदर देखिए आप,
अब देखिए ये बोलीविया का भाग है। बोलीविया क्या है? पूरा पठारी क्षेत्र है। बोलीविया पूरा पठारी। अर्जेंटीना का जो ये भाग है, देखिए मैंने ये पेड़ दर्शाए हैं, ये वाले ये, और पेराग्वे का जो नॉर्थ पेराग्वे वाला ये भाग, देखिए बोलीविया क्या है? बोलीविया एक पठारी क्षेत्र है, यह भी क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो यह हाईलैंड ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, देखिए प्राणा नदियाँ, इस प्रकार की लापलाटा नदियाँ, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो इस प्रदेश से नदियाँ निकलकर इस प्रदेश के अंदर एक दलदल क्षेत्र बना देती हैं। निम्न भूमि का क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र निम्न भूमि का क्षेत्र है, दलदल का क्षेत्र है। कारण उस ऊंचाई वाले भाग से निकलने वाली नदियां यहाँ पर फैल जाती हैं, जिनकी वजह से दलदल का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर घने वृक्ष मिलते हैं। और इस भाग को कहते हैं ग्रीन चाको। क्या कहते हैं? ग्रीन चाको। अब आ गया ग्रीन चाको कहां पर है? अर्जेंटीना का उत्तरी भाग तथा पैराग्वे का दक्षिणी भाग, जो निम्न भूमि है, दलदल का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? ग्रीन चाको कहलाता है। अब आ गया चीन तुल्य जलवायु। अब आगे रूम सागर जलवायु। देखिए मैंने जो चिली का मध्य भाग है 30 से 40 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के पश्चिम की ओर है, यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। अब मध्य चिली के अंदर जो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, मिलती क्यों है? इसके पीछे कारण देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है या रूम सागरीय जलवायु की उत्पत्ति पूरे विश्व के अंदर किससे हुई है? सूर्य भगवान का उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से हुई है। यानी जो पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियां हैं, वायुदाब की जो हमारा एक वीडियो है वायुदाब वाला, उसके अंदर आप वो देख लेना, पूरी समझ जाएंगे जो रूम सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का कारण। उसके अंदर क्या होता है? वायुदाब की पेटियों के अंदर खिसकाव होने की वजह से ये रूम सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। मैं यहाँ पर मध्य चिली का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस वक्त सूर्य भगवान, अभी मान लो जून का महीना है, 3 जून है, तो सूर्य भगवान कहां पर है भाई? सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य भगवान यहाँ पर है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहाँ पर क्या है? शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु चल रही है। हम यहाँ पर एसी और कूलर चला रहे हैं और यहाँ पर लोग हीटर चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर लोग एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? हीटर चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु है, सूर्य भगवान उत्तर की ओर है। तो उनकी वजह से उत्तरायण होने की वजह से जो नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है, यानी जो मकर रेखा पर जो वायुदाब की पेटी है, वो किसकी ओर खिसक गई? भूमध्य रेखा की ओर खिसक गई। यानी देखिए यहाँ पर जो पेटी है, जो हाई प्रेशर की जो पेटी थी, अनुवर्ती क्षेत्र था, उसका खिसकाव किस ओर हो गया? भूमध्य रेखा की ओर हो गया। भूमध्य रेखा अब यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर होने की वजह से यह क्षेत्र जो मध्य चिली है, मध्य चिली पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। जैसे सूर्य भगवान उत्तर की ओर जाएगा, अनुवर्तीय पेटी का खिसकाव उत्तर की ओर होगा, और ये बेचारा क्षेत्र किसके प्रभाव में आ जाएगा? पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाएगा। और पछुआ हवाएं यहाँ से सागर की ओर आएंगी, और सागर की ओर आती है तो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। कब करती हैं? शीत ऋतु में। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर भगवान सूर्य भगवान यहाँ पर है, यहाँ पर शीत ऋतु है, बेचारे यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर तो पछुआ हवाओं के प्रभाव में आता है, तभी यहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है मित्रों। अब आगे आ गया हमारा शीतोष्ण जलवायु। देखिए शीतोष्ण जलवायु होती है ये 40 से लेकर और 65 के मध्य, ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होती है। और यहाँ पर वर्षा की बात करें, पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। टेम्परेचर की बात करें तो तापमान यहाँ पर कम होता है। और ये देखिए शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। इस प्रकार जलवायु क्या कहते हैं? शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा पूरे साल भर होती रहती है। क्यों? क्योंकि पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलती हैं। आपने सुना होगा गरजती 40, 50, चीखती 60, वो सुनी होगी, वो पछुआ हवाएं वही तो हैं। तो देखिए यहाँ पछुआ हवाएं प्रशांत महासागर से आएंगी तो अपने साथ आर्द्रता, उनके साथ आर्द्रता होती है, नमी होती है, जिनकी वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। और रही से यहाँ पर क्या होता है? महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्या पर्वतमाला है,
यहाँ पर मैं बात करूँ दक्षिण अमेरिका के अंदर, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, इन हवाओं को रोक लेता है, इनके साथ आर्द्रता भी है। ये एंडीज पर्वत क्या कहता है कि पछवा हवाओं आओ, आपका मोस्ट वेलकम है, आ तो गई लेकिन आपकी नमी आपके पास मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या एंडीज पर्वतमाला क्या कहता है? एंडीज क्या कहता है कि पछवा हवाओं आइए, आप मेरे पास आई हो, मोस्ट वेलकम है, लेकिन जो भी आप अपने साथ नमी लेकर आई हो उनको मैं निचोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नमी तो मेरे पास देकर जाओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पश्चिमी भाग के अंदर क्या है, घने वृक्ष हैं, उनको बेचारों को पानी कहाँ से आएगा। तो देखिए ये पछवा हवाएं इस एंडीज पर्वत की माला की बात को कहना मान लेती हैं और यहाँ पर घनघोर वर्षा करती हैं। अब घनघोर वर्षा कैसे होती है, किस प्रकार से इन पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग पर वर्षा होती है, पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं होती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण जब वायुदाब की पेटियां हम पढ़ेंगे वहां पर आपको मैं गहराई से बताऊंगा और प्रॉमिस करता हूं कि जो मैं बताता हूं आप कभी भूल नहीं पाएंगे मित्रों। यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।